So, in today's class, we are going to discuss about the anti-tubercular drugs. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बेसिकली एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन है जिनमें हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ड्रग्स विच आर एक्टिव अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस। पहले हमें जानना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी एक बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है जो कि कौन कॉज कर सकता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये कॉज करता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एक हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, दूसरा ब्लीडिंग थ्रू कफ एंड हेवी स्नीजिंग। ठीक है, ये सब। तो बेसिकली ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ठीक है, और भी काफी अलग तरीके के ट्यूबरकुलोसिस हो सकते हैं, which includes bone TB. Also, TB can be observed in our vertebra. Okay, Mycobacterium tuberculosis is a rod-shaped bacterium. ये एक रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इसके और दो तरह की वैरायटी है जो कि जिनमें से एक कॉज कर सकता है लेप्रेसी, जो कि होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और एक है जो एचआईवी में काफी प्रिवेलेंट है, वो है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। तो ये दो तरह की बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने का जो फेज है उनमें हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा था कि हम देखते हैं घॉन्स कॉम्प्लेक्स। मतलब लंग में क्या होता है? लंग में एक जगह पर परफोरेशन क्रिएट होता है जहां पर अब मान लो मैक्रोफाज, ठीक है, और टी सेल, जो डब्ल्यूबीसीज, ये सब एक्यूमुलेट होकर एक लंप या सॉरी एक परफोरेशन क्रिएट करते हैं लंग में, जो कि हम चेस्ट एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्राइमरी इंडिकेशन है कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करने के लिए कौन-कौन से ड्रग्स अवेलेबल है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कौन कॉज कर सकता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और हमारी गवर्नमेंट ने ट्यूबरकुलोसिस को कर्ब करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट took a slew of measures for blocking the outbreak of tuberculosis. As tuberculosis is contagious, so we might see that we need proper treatment plan for the inhibition of the mass outbreak of tuberculosis. तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने 2012 साल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज ट्यूबरकुलोसिस को एक नोटिफाइबल डिजीज बना दिया। मतलब अगर किसी भी आरएमपी या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास कोई पेशेंट जाए, तो वो अगर टीबी से इन्फेक्टेड हो तो आरएमपी को ये नोटिफाई करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने इसे एक नोटिफाइबल डिजीज में कन्वर्ट कर दिया।
और गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में लॉन्च किया, जो कि प्रीवियसली लॉन्च्ड ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का एक रिवीजन प्लान, रिवाइज प्लान था, जो लॉन्च हुआ 1997 से। ट्यूबरकुलोसिस में फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आते हैं वो ड्रग्स जिनके पास एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी ज्यादा है और टॉक्सिसिटी कम है। मतलब ये these drugs are more efficacious and less toxic। उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे, जो कि है लेस एफिकेशियस एंड हाईली टॉक्सिक, और बोथ, मतलब हाईली टॉक्सिक और हाईली एफिकेशियस। ठीक है। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे और सेकेंड लाइन ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन 5 ड्रग्स है। ठीक है, तो इसको मेमोराइज करने के लिए हम एक निमोनिक्स जनरेट कर सकते हैं। सो फॉर रिमेम्बरिंग द नेम्स ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ tuberculosis treatment, we might use the mnemonic inspire। इंस्पायर, ठीक है। यहाँ पर इन का मतलब है इन ट्यूबरकुलोसिस वी माइट यूज दीज ड्रग्स: स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन एंड इथम्ब्यूटोल। तो ये निमोनिक हो गया हमारा इंस्पायर। ठीक है, ठीक है। सो इंस्पायर से हम देख सकते हैं कि ये सारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स कवर हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रग्स में हमारे पास है 3 तरह की क्लासिफिकेशन। एक है फ्लूरोक्विनोलोन, जिनमें आएगा ऑफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ये सब फ्लूरोक्विनोलोन्स के क्लासिफिकेशन में। और आ, ये है बाकी ओरल ड्रग्स। ठीक है। और इंजेक्टेबल ड्रग्स में आएंगे एमिनोग्लाइकोसाइड्स और पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, कैप्रियोमाइसिन, एटसेट्रा। ये एक ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन है जिनमें ओरल ड्रग्स आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट प्लान है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उनमें हमने देखा इंस्पायर है। तो इंस्पायर में से स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इंजेक्टेबल ड्रग है, तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को ओरल ड्रग में नहीं रख सकते। यहाँ पर इंजेक्टेबल ड्रग्स में हम देख सकते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स के साथ है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मतलब ओरल जो रेजिमेन है उनके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन लेस कन्वीनियंट हो सकता है। और सेकेंड लाइन में भी ओरल ड्रग्स ये सब है। मतलब सभी ड्रग्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं दोनों डायग्राम्स में। पहला हो गया फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग्स, और उसके बाद आ गया ग्रुप बेस्ड सेग्रीगेशन। ग्रुप 5 में यहाँ पर जो ड्रग्स है कि जिनका एफिकेसी थोड़ा अनक्लियर है, उन ड्रग्स में से हम देख सकते हैं कि बेडाक्विलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लोफाजिमिन का जो एफिकेसी है वो ट्यूबरकुलोसिस में कम है और लेप्रोसी में ज्यादा है। तो क्लोफाजिमिन एक अनक्लियर ड्रग में आएगा। ठीक है। और है कोमोक्सिक्लैव, लिनेजोलिड, इमेपेनिम, सिलास्टेटिन, ये सब।
अब हम देखेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का फार्माकोलॉजी क्या है। हमारी क्लासिफिकेशन में सॉरी हमारी लिस्ट में पहला जो ड्रग आएगा वो होगा आइसोनियासिन, जिसका और एक नाम है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रासाइड और आईएनएच। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रासाइड। ये एक ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है, मतलब ये बैक्टीरियम का किलिंग करता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। हमने देखा था कि रेगुलर बैक्टीरिया में क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और एक कैप्सूल होता है। पर ये जो माइकोबैक्टीरियम का जो जीनस है, इनमें क्या होता है, इनमें जो सेल का पेरिफेरी है उसमें होता है माइकोलिक एसिड का लेयर। इस माइकोलिक एसिड के लेयर को अगर हम फॉर्म होने से रोक सकते हैं तो हम बैक्टीरिया का जो लाइफ है उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये पाथवे काफी इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलोसाइडल इफेक्ट के लिए बाकी सारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के। तो यहाँ पर आइसोनियाजिड भी एक वैसा ही ड्रग है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये काफी फ्रूटफुल है, मतलब ये ओरली एब्सॉर्ब्ड है, बॉडी टिश्यूज को पेनिट्रेट करता है, मतलब ट्यूबरकुलर कैविटीज, प्लेसेंटा, मेनिंजेस। ट्यूबरकुलर कैविटीज मतलब मैंने जो बताया कि ला जैसे होता है हमारे लंग में घोन्स कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, और भी काफी जगह अगर डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफाज और बाकी जो डिफेंस सेल्स है वो अगर एक जगह पर एक्यूमुलेट होके एक कैविटी क्रिएट करे तो वहां पर ये ड्रग पहुंच सकते हैं। इसका मतलब इसका जो एफिकेसी है वो इसके ब्रॉड अवेलेबिलिटी से अफेक्ट होता है। और आइसोनियाजिड इज मेनली मेटाबोलाइज्ड इन लिवर बाय एन एसिटाइलेशन प्रोसेस। तो ये कॉन्जुगेशन स्टेप में एन एसिटाइलेशन से इनएक्टिवेट होता है। यहाँ पर है आइसोनियाजिड के काफी इंटरेक्शंस की। जो एंटासिड्स है मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग एंटासिड्स, दे इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईएनएच। ये याद रखना, ये एक प्राइमरी इंटरेक्शन है। और आइसोनियाजिड आल्सो इनहिबिट्स साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम्स। और रिफैम्पिसिन एक एंजाइम इंड्यूसर है, मतलब ये इन साइटोक्रोम एंजाइम्स के एक्टिविटी को पोटेंशिएट करता है। तो क्या होगा अगर हम रिफैम्पिसिन को आइसोनियाजिड के साथ दे तो ये इफेक्ट स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के इंडक्शन और इनहिबिशन को कैंसिल आउट कर देगा। नाउ वी कैन कम टू द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में है पेरिफेरियल न्यूराइटिस। रीजन, हमारी बॉडी में पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट नाम का जो कोएंजाइम है वो उसका प्रोडक्शन कम होता है। और अगर इस कोएंजाइम का प्रोडक्शन कम हो, मतलब हमारी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी आएगी, जिससे होगा हमारी फिंगर्स में नंबनेस। ठीक है, मतलब लेस सेंसिटिविटी एट आवर फिंगर टिप्स। तो इसके लिए क्या स्टेप है, इसके लिए है पायरिडॉक्सिन इनटेक। पायरिडॉक्सिन को एक सफिशिएंट लेवल में अगर हम एडमिनिस्टर करें उस पेशेंट को जो कि आइसोनियाजिड ले रहा है, तो उनमें पेरिफेरियल न्यूराइटिस का चांसेस कम हो सकता है। और काफी अदर एडवर्स इफेक्ट्स में आएगा हेपेटाइटिस, माइल्ड एनीमिया एटसेट्रा। लिस्ट का सेकंड ड्रग है रिफैम्पिन। यहाँ पर इनका जो हमारी
ट्रीटमेंट रेजिमेन में इनका एक कोड नेम है, मतलब आइसोनियाजिड का नेम है एच, रिफैम्पिसिन का और रिफैम्पिन का नेम है आर। रिफैम्पिन नाम से ही पता चलता है ये एक रिफामाइसिन बी का एक डेरिवेटिव है। रिफामाइसिन बी कहाँ से ऑब्टेन हुआ? स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस के बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए के जो पॉलीमराइजेशन है इसको रोकता है। It is well absorbed orally, penetrates body cavities like isoniazid. Okay. फूड अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसे हमें एम्प्टी स्टमक में लेना है। और इसका जो डीएसिटाइल डेरिवेटिव है वो इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, मतलब इसका जो हाफ लाइफ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ऐसा टी हाफ कितना है? 2 से 5 आवर्स, ये काफी ज्यादा है। और हमने पहले भी देखा कि रिफैम्पिसिन क्या है, एक साइटोक्रोम एंजाइम इंड्यूसर है। इसका मतलब ये साइटोक्रोम एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा, मतलब जो ड्रग्स साइटोक्रोम एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं उनका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ये मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को इंड्यूस कर रहा है। तो अगर एंजाइम्स इंड्यूस हो, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, तो वो ज्यादा ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। इससे इसका जो पार्टनर ड्रग होगा, पार्टनर ड्रग का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर भी कॉज कर सकता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मॉलिक्यूल्स है, हमारा इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनको अगर कोई ज्यादा मेटाबोलाइज कर दे तो इनका इफेक्ट नहीं शो होगा। ठीक है। रिफैम्पिसिन का प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट है हेपाटाइटिस, लिवर डैमेज, क्यूटेनियस रिएक्शन, मतलब स्किन के ऊपर इचिंग, इरिटेशन, ये सब होगा, फ्लू लाइक सिम्टम, एंड मोस्ट डिस्कस्ड एडवर्स इफेक्ट विच इज ऑरेंज कलर्ड यूरिन, मतलब ये यूरिन को एक ऑरेंज डाई और ऑरेंज ह्यू देता है, मतलब यूरिन का कलर हो जाएगा ऑरेंज। थर्ड ड्रग है हमारा पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड का कोड जो साइन है वो है जेड। ये एक ट्यूबरकुलोसाइडल है। ठीक है। आइसोनियाजिड भी एक ट्यूबरकुलोसाइडल है, ये भी एक ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है। पायराजिनामाइड इंट्रासेल्युलरली ज्यादा लिथल है, मतलब जहां पर मान लो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के पास अगर सेल के अंदर इसे एक्शन शो करना हो तो पायराजिनामाइड क्या होगा, बेटर चॉइस होगा हमारा ट्यूबरकुलोसिस में। और इसका स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी भी काफी अच्छा है, मतलब ये पेशेंट को जो बैक्टीरियम है उससे एकदम फ्री कर सकता है। बट पायराजिनामाइड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो काफी अलग है, क्योंकि ये ऐसा इंटरमीडिएट क्रिएट करता है जिसका नाम है पायराजिनोइक एसिड। ठीक है। और ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस में जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है उनको ब्लॉक कर देते हैं। पर ये कभी भी आइसोनियाजिड जिस पाथवे से एक्ट करता है उस पाथवे से ये नहीं करता, क्रैश नहीं करता। ये अपना अलग एंजाइम्स में इफेक्ट दिखाता है, जिससे क्या होता है कि आइसोनियाजिड अपने अलग एंजाइम्स को टारगेट करता है और पायराजिनामाइड माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल दूसरे ग्रुप के जो एंजाइम्स है उनको टारगेट करता है। मतलब ये एक दूसरे के एक्शंस के साथ कोलाइड नहीं करता, और इसका सीएसएफ में पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड्स हेपाटोटॉक्सिसिटी, हाइपरयूरिसीमिया, मतलब इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड which may precipitate gout, और लॉस ऑफ डायबिटीज कंट्रोल।
उसके बाद वाला ड्रग है इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, ये ट्यूबरकुलोस्टैटिक है। ये एक लौता फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोस्टैटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता डायरेक्टली। एंड इवन द फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बैसिली आर मोर ससेप्टेबल। और ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंट डेवलपमेंट को रोकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इनहिबिट करता है एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को। रिमेंबर, इथेम्ब्यूटोल इनहिबिट्स द एंजाइम नेम्ड एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज, जो कि क्या प्रिवेंट करता है, एराबिनोगैलेक्टन का सिंथेसिस सेल वॉल में प्रिवेंट करता है। मतलब मान लो अगर जो पेप्टाइडोग्लाइकन हमारा सेल वॉल का लेयर है वो अच्छे से फॉर्म ना हो पाए तो क्या होगा, बैक्टीरिया सेल ससेप्टिबल बन जाएगा हार्श एनवायरनमेंट में, और अल्टीमेटली इसका ग्रोथ जो कम हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट में आएगा रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का मतलब है, ये मान लो हमारा आई बॉल है, यहाँ का जो पीछे का जो रीजन है उसे हम बोलते हैं रेट्रोबल्बर रीजन। वहां पर न्यूरल प्रॉब्लम में हम उसको नाम देंगे रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस की वजह से क्या होगा, विजुअल डिस्टरबेंसेस। इसके लिए ही इथेम्ब्यूटोल को अगर हम किसी यंग चिल्ड्रन में एडमिनिस्टर करें तो इट इज रिकमेंडेड फॉर दैट पेशेंट टू नोटिस इफ एनी विजुअल प्रॉब्लम इज अपियरिंग और नॉट। मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट को रिपोर्ट करना एक मैंडेटरी चीज है इथेम्ब्यूटोल के लिए। इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी एंड यूज्ड इन माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन। ये कॉम्प्लेक्स माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन है जो कि एचआईवी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में देख सकते हैं हम। लास्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में है स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन हम सभी जानते हैं, इसे डिस्कवर किया था सेलमैन वैक्समैन ने 1932 को, और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग है। इट इज ए ट्यूबरकुलोसाइडल इन नेचर बट ओनली ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर बैसिली। मतलब पायराजिनामाइड जैसा इंट्रा सेलुलर बैसिली में ये अटैक नहीं करता, ये एक्स्ट्रा सेलुलर बैसिली में अटैक करता है जो सेल के बाहर रिसाइड करते हैं। बैसिली का मतलब क्या है, जो मैं बता रहा था, बैसिलस मीन्स रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। फॉर जनरल इंट्रोडक्शन, बैसिलस मीन्स रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इट हैज पुअर पेनिट्रेशन इनटू द सीएसएफ, given as IM injection, known as supplemental first line drug। ट्रिप्टोमाइसिन को हम सप्लीमेंटल फर्स्ट लाइन ड्रग में काउंट करते हैं क्योंकि ये ओरल रेजिमेंट में तो नहीं दिया जा सकता, और इंजेक्टेबल ड्रग्स आप थोड़े से अनकम्प्लायंट होते हैं पेशेंट्स में, तो इसे हम सप्लीमेंट की तरह रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन कौन से हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स का मतलब जिनका एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी कम है या फिर टॉक्सिसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स, जिनमें आएगा कैनामाइसिन। ये डिराइव होता है हमारा स्ट्रिप्टोमाइसिस कैनामाइसेटिकस से। इट इज ऑल्सो एन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। इसका यूज है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में। जो ट्यूबरकुलोसिस मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बन जाए उनमें हम कैनामाइसिन यूज करते हैं। पर हम सभी को पता है कि एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स का एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसका नेफ्रो और
ओटोटॉक्सिसिटी। ये एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स का एक मेजर ड्रॉबैक है कि ये में नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो इसके लिए हम कैनामाइसिन से उसका सेमी सिंथेटिक डिराइव निकालते हैं जो कि है एमिकसिन, और उसको यूज करते हैं। ओके, तो हम ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं एमिकसिन विच इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ कैनामाइसिन। और एक सेकेंड लाइन ड्रग्स में आएगा कैप्रियोमाइसिन। ये है पेप्टाइड एंटीबायोटिक। इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। एडमिनिस्ट्रेशन रूट है इंट्रामस्कुलर। थर्ड ग्रुप में आएगा हमारा फ्लोरोक्विनोलोन। फ्लोरोक्विनोलोन हमें पता है कि ये डीएनए जाइरेज और जीएनए टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को ब्लॉक करता है, और ये दिया जाता है एज ए बैक्टीरिसाइडल। Among all the fluoroquinolones, moxifloxacin is only the most active. मतलब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में मोक्सीफ्लॉक्सासिन ही सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है। और एक सेकेंड लाइन ड्रग है इथियोनामाइड। ये इंट्रा और एक्स्ट्रा बोथ बैसिली में, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ बैसिली में इफेक्टिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? हेपाटाइटिस, मेटालिक टेस्ट। इथियोनामाइड का एक हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे जो है मेटालिक टेस्ट, एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस। इथियोनामाइड का एक क्लोज रिलेटिव है प्रोथियोनामाइड। मतलब प्रोथियोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है। ये भी एक एक्टिव मेटाबोलाइट सॉरी इंटरमीडिएट जनरेट करता है जो कि एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन शो करेगा। फोर्थ ड्रग जो है वो है साइक्लोसेरिन। ये थोड़ा अलग है। साइक्लोसेरिन जो है ये डी एलानिन नाम का जो एमिनो एसिड रेसिड्यू है इसको मिमिक करता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा माइकोबैक्टीरियम में जो एंजाइम है डी एलानिन के ऊपर जो काम करता है वो कंफ्यूज होकर साइक्लोसेरिन के ऊपर काम करने लगता है, जिससे कि एक फॉल्टी मेटाबोलाइट और फॉल्टी प्रोडक्ट जनरेट होता है, और जो सेल वॉल का सिंथेसिस है वो हैम्पर हो सकता है इससे। तो इसका मतलब साइक्लोसेरिन एक इम्पोस्टर की तरह काम करता है, और एंजाइम के साथ बाइंड होके पहले तो एंजाइम के एक्शन को प्रिवेंट करता है, और एक आ, ऐसा प्रोडक्ट तैयार करता है जो कि माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल सिंथेसिस के लिए टोटली इरेलीवेंट है, जिससे कि सेल वॉल सिंथेसिस का साइकिल है वो इंटरप्ट हो सकता है। साइक्लोसेरिन को हम डिराइव करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्किडेसियस से। इट इज एन एनालॉग ऑफ डी एलानिन, और इसका जो एक्शन है वो है ट्यूबरकुलोस्टैटिक बाय नेचर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट ब्लॉक्स द एंजाइम एलानिन रेसिमेज एंड एलानिन लाइगेज। तो दोनों एंजाइम्स को ये ब्लॉक करता है, एलानिन रेसिमेज और एलानिन लाइगेज। तो पहला एक रेसिमाइजेशन को ब्लॉक करता है, जिससे कि एल एलानिन से डी एलानिन कन्वर्ट होगा, और लाइगेज जो एलानिन लाइगेज एंजाइम है उसको भी हैम्पर करता है, जिससे कि टू डी एलानिन यूनिट्स एक साथ लिंक ना हो। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी अलग है, जिसके लिए इसे सेकेंड लाइन ड्रग में रखा गया है। एडवर्स इफेक्ट में आएगा न्यूरोसाइकेट्रिक रिएक्शन, और इसका भी रीजन सेम है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन द बॉडी।
अगला ड्रग है पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड, विच इज अ बेसिक ड्रग। पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड फोलेट सिंथेस एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिससे कि हम जो 3 स्टार्टिंग मटेरियल से फोलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं, पाबा, ग्लूटामिक एसिड और पाबा, ग्लूटामिक एसिड और एक स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे हम फोलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और इसको सिंथेसाइज करने के लिए एक मेन एंजाइम इन्वॉल्व है जो है फोलेट सिंथेस, और इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड, क्योंकि ये पाबा की जगह फोलेट सिंथेस एंजाइम से बाइंड करता है। मतलब पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड और फोलेट सिंथेस एंजाइम इंटरैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, ये फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और कुछ टेरिडीन डेरिवेटिव रहता है, जिससे फोलिक एसिड सिंथेस होता है। गॉट इट दैट पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड इनहिबिट्स द फोलेट सिंथेस एंजाइम, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किससे रिजेंबल करता है, हमारा सल्फोनामाइड से, क्योंकि सल्फोनामाइड्स इनहिबिट करता है ड्राई हाइड्रो ओरोटेट सिंथेस। यहाँ पर एक इंटरेक्शन है कि पास competes with isoniazid for the acetylation and increases isoniazid t-half। ये एक बेनिफिशियल इंटरेक्शन है। मतलब हम देखते हैं कि आइसोनियाजिड का टी हाफ थोड़ा कम है तो हम उसके साथ पास एडमिनिस्टर कर देंगे। तो पास क्या करेगा, आइसोनियाजिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसके साथ इंटरफेयर करेगा और खुद एसिटाइलेट हो जाएगा, जिससे कि आइसोनियाजिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और हमें इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। सेकेंड लाइन ड्रग्स में और दो एजेंट है, सॉरी और एक है जो है रिफाब्यूटिन। रिफाब्यूटिन भी रिफामाइसिन बी नाम का जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका डेरिवेटिव है। ठीक है। पर इसका जो एंजाइम इंडक्शन प्रॉपर्टी है वो रिफाम्पिसिन से थोड़ा कम है, जिससे कि जो को एडमिनिस्टर्ड ड्रग है उसका लेवल इतना ज्यादा हैम्पर नहीं होता। Rifabutin is essential, very useful for the treatment of Mycobacterium avium complex infection in AIDS patient। तो AIDS patient में हम रिफेब्यूटिन यूज कर सकते हैं। और है अनक्लियर एफिकेसी वाला कुछ ड्रग्स, जिनमें आएगा बेडाक्विलिन, जो कि एक डाइअराइल क्विनोलिन बैक्टीरिसाइडल एजेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है। ये माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेस को ब्लॉक करता है। एटीपी सिंथेसिस अगर कम हो, मतलब लेस एनर्जी प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द सेल, तो ये क्रूशियल स्टेप है माइकोबैक्टीरियम के किलिंग के लिए। बेटाक्विलिन के इंटरेक्शंस क्या क्या है, फैटी मील इंप्रूव्स एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये एक नॉन पोलर मोइटी है, तो अगर हम फैटी मील इंटेक करेंगे इसके साथ तो इसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होगा। इट इज यूज्ड प्रेफरेंशियली फॉर पल्मोनरी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसका जो प्रेफरेंस है वो किसको दिया गया है,
पल्मोनरी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का लेक्चर। हमने कवर किया क्या क्या? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स, सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स एंड सम अदर ड्रग्स विथ अनक्लियर एफिकेसी। इस क्लास में हमने उतना डीप ये नहीं किया, डीप जो डिटेल्स में नहीं गए यहाँ पर, और पूरा जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का रेजिमेन है उसको हमने कवर किया। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ पर समराइज करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। यहाँ पर हम एक समरी देखेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे जो कि डॉक्टर नर्ड मेडिक नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने इस ट्रिक को शो किया था। तो ये ट्रिक क्या है? पहले एडवर्स इफेक्ट को समराइज करने के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक टीबी मैन। ये बन गया हमारा टीबी मैन। और हम इसके ऑर्गन्स भी ड्रॉ करेंगे। ये आ गया लीवर, ये आ गया पैनक्रियास। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके सब एडवर्स इफेक्ट को समराइज कर लेते हैं। पहले क्या आ गया हमारा आइसोनियासिड, उसका मेन एडवर्स इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस। रिफैम्पिसिन मेन एडवर्स इफेक्ट हेपेटाइटिस, ऑरेंज कलर्ड यूरिन। पायराजिनामाइड हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरयूरिसीमिया, लॉस ऑफ डायबिटीज कंट्रोल। स्ट्रिप्टोमाइसिन, इसका एडवर्स इफेक्ट सेम ही हो गया एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। और इथेम्ब्यूटॉल का क्या है? इथेम्ब्यूटॉल का है रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस। तो हमने इस एडवर्स इफेक्ट को एक समराइज वे में पढ़ना है। कैसे? पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ई। ई स्टैंड्स फॉर इथेम्ब्यूटॉल। और यहाँ पर हमने रेड कलर्ड आई से क्या सिंबलाइज किया कि इथेम्ब्यूटल कॉजेज विजुअल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एस। एस मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे आइसोनियाजिड, यहाँ पर फिंगर्स लाइक, जिसका मतलब है पेरिफेरल न्यूराइटिस और नमनेस एट द फिंगर टिप्स। तो हमने आई से बनाए आइसोनियाजिड इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूराइटिस। ओके, ठीक है, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे रिफैम्पिसिन। क्योंकि रिफैम्पिसिन कॉज करता है ऑरेंज कलर यूरिन, तो हमने यहाँ पर रिफैम्पिसिन को सिंबलाइज किया। और एक साथ जो हेपाटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं उनको हम लिखेंगे आर आई पी। RIP stands for rifampicin, isoniazid एंड pyrazinamide। तो एक साथ ये क्या कॉज कर सकते हैं? लिवर फेलियर, मतलब लिवर इज रिप। ये तीनों ही कॉज करते हैं हेपाटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, और हमने देखा पायराजिनामाइड क्या कॉज कर सकता है? इंसिडेंसेस ऑफ गाउट, क्योंकि ये कॉज कर सकता है हाइपरयूरिसीमिया और लेस कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, इसलिए पैनक्रियास में हमने दिया पायरासिनामाइड। तो इससे हमने समराइज कर लिया कि कैसे बाकी सारे एडवर्स इफेक्ट्स फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना था।